से आप लोग अपनी पढ़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे होंगे, क्योंकि बच्चों परीक्षा का बस कुछ ही समय बाकी है। आज हो गई है बच्चों 27 तारीख, 27 दिसंबर, और धीरे धीरे जैसे ही 31 दिसंबर आएगा तो हम 2024 को भी अलविदा कह चुके होंगे। उसके बाद नए वर्ष में नए रिजल्ट के साथ अगर हम किसी के साथ खड़े होंगे तो बहुत खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों हम लोग चाहेंगे कि जनवरी में क्या ठंडी, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या दिन, क्या रात, हम लोगों को जबरदस्त जी तोड़ मेहनत करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि 12th के बाद आपको बोर्ड परीक्षा नहीं देनी, बल्कि एग्जाम की परीक्षा देनी है, ग्रेजुएशन की परीक्षाएं देनी है, प्रतियोगी परीक्षाएं देनी है, बोर्ड परीक्षा नहीं देनी। बच्चों बोर्ड परीक्षा जो है वो आप लोगों की 12th तक होती है, जिसे हम बोर्ड एग्जाम बोलते हैं। 9th 10th ठीक है एग्जाम होंगे, लेकिन उसे हम बोर्ड एग्जाम नहीं कहेंगे। जो बोर्ड एग्जाम का क्रेज इस समय है वो नहीं है। तो विद्यार्थियों, अगर 12th की क्लास में आप अभी भी नहीं जगे हो तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बस अब 1 महीने कुछ भी ना सोचिए, जितना हो उतना रिवीजन करिए, चाहे अपने टीचर के साथ या सेल्फ स्टडी करने में अगर बहुत अच्छे से आप कर लेते हैं, आपको बाय मोटिवेशन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से आप प्रेरित हैं तो बच्चों खुद से पढ़िए, ठीक है। और अन्यथा की स्थिति में आपके शिक्षक, आपके गुरुजी, आपके बड़े भाई की तरह आपके साथ क्लासेस कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ नया पढ़ाया जा रहा है, बल्कि जो पढ़ाया जा चुका है उसे ही आपके बीच में रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है। और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया था 12 घंटे वाली अखंड क्लास में, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया बच्चों। आप लोगों ने खूब प्यार दिया, खूब सपोर्ट किया, मतलब मुझे जीवन भर ये क्लास याद रहेगी, ठीक है। और उम्मीद है आप लोग भी मुझे याद रखेंगे कि हाँ सर हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई किए। कई बार लगता है बच्चों को कि कुछ लोगों को कि 12 घंटे की क्लास करना व्यर्थ है। ये व्यर्थ उन्हीं लोगों को लगता है, जैसे कि अगर कह दिया जाए कि अगर रणजी ट्रॉफी खेलने से काम हो सकता है तो क्या जरूरत है इंटरनेशनल खेलने की। छक्के यहीं भी लगाए जाते हैं, चौके रणजी ट्रॉफी में भी लगाए जाते हैं, लेकिन क्यों लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए बेताब रहते हैं। गाने हम गलियों में भी गा सकते हैं, तो क्यों किसी स्टेज शो में करने जाएं। गाने स्टेज शो में क्यों करने जाएं, है ना। स्टेज शो पर क्यों गाने गाने जाएं। हम जीवन यापन तो बड़े साधारण तरीके से कर सकते हैं, फिर क्यों मोटिवेशन रखे इतने घंटे का काम करने का। IAS IPS बन के क्या फायदा, जिंदगी तो एक कांस्टेबल बन के भी गुजारी जा सकती है। 4 घंटे पढ़िए, कांस्टेबल बन जाइएगा कम से कम। हाँ, क्यों IAS IPS बनने के लिए 16 घंटा पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों निगेटिव, नकारात्मक सोच आपको गर्त में डुबाएगी, सकारात्मक सोच आपको आगे लेकर के जाएगी। और मुझे याद है कि 12 घंटे की क्लास में अगर 10 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, मतलब आपको 12-15 मिनट का एक बार ब्रेक मिला था, जब थोड़ा बहुत प्रिंस सर आपके बीच में बात कर रहे थे, बाकी मैंने 5 मिनट से ज्यादा आपको ब्रेक भी नहीं दिया। 5-5 मिनट के बीच में आपसे बातचीत किए होंगे, तो टोटल 1 घंटा हटा दीजिए। तो वो तो थोड़ा बहुत जरूरी है। आप लोगों को कहा जाता है कि जब आप पढ़ें तो स्टेप स्टेप लगातार भी पढ़ रहे हो तब भी 1.5 घंटे के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। फिर भी मैं आपके बीच में 5-7 मिनट का ही ब्रेक ले रहा था। तो वो क्लास तो बहुत अच्छी गई ही, कहे कि 3-4 घंटे में इतना ही टॉपिक रिवीजन किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता बच्चों। 15 घंटे की क्लास, 15 चैप्टर जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो डिस्कस करते हुए गए, वो आपके 3-4 घंटे में कवर नहीं हो पाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों के लिए क्लासेस जो हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए हो रही हैं, आपके रिजल्ट को संवारने के लिए हो रही है। कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी 12 घंटे तक नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो एक सब्जेक्ट ही सही, एक सब्जेक्ट को लेकर के 12 घंटे अपने शिक्षक के साथ जुड़ करके तैयारी करो। कम से कम ये तो महसूस करके करोगे कि चलिए हमारा शिक्षक हमारे साथ तैयारी कर रहा है, खड़ा है, तो हम कम से कम बैठ के तो तैयारी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो बच्चों इस बात का आप लोग विश्वास रखें। कल आप लोगों की क्लास शाम में फिर हो रही है मैथ्स की, 12 घंटे लेकर के आ रहे हैं सौरभ सर, और उसमें वो सभी आप लोगों को प्रश्न वो बताएंगे सर जो आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण हो। चाहे 12 घंटे की क्लास में ऑब्जेक्टिव ही पूरे क्लियर हो, लेकिन एक चीज से आप हमेशा पर्दा उठ जाएगा कि चलो भैया अब 70 में हमको 70 तो नहीं बनाने, क्योंकि एग्जाम में 35 बनाने हैं, और जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे ऑब्जेक्टिव के 35 तो बना के उड़ा देंगे, 35 तो बना के उड़ा देंगे, समझ रहे हैं। तो तैयारी इस सोच से करो कि हमें फायदा क्या मिलने वाला है इस क्लास से, बस उस सोच से नहीं कि इतना हम थक जाएंगे तो ये करना तो बेकार है, तो फलाना है, तो धमाका है, समझ गए। तो याद रखिएगा। तो सौरभ सर भी आप लोगों के लिए कल 12 घंटे वाली क्लास लेकर के आएंगे, अखंड क्लास, जिसमें आप सभी को पूरा सपोर्ट दिखाना है। तो आज की बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 12 को चैप्टर नंबर 12 जो है बच्चों वो हम लोग पढ़ रहे थे। क्रैश कोर्स की 37वीं नंबर क्लास है बच्चों। ये 37वीं क्लास अभी 45 क्लास तक लगभग आपका कोर्स सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चों 45 क्लास का सिलेबस खत्म हो जाएगा, बट आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा आगे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब कुछ वो मिलेगा, जो आप लोगों को इसी क्रैश कोर्स के भीतर आपके पैनल PDF भेजे जाएंगे, आपके नोट्स भेजे गए, ब्रह्मास्त्र बुक भेज दी गई, तो सब कुछ इसी में मिलेगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो बच्चों चैप्टर 12 परमाणु चैप्टर में हमने ढेर सारी बातें कर ली थी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, कैसे क्या। आज हम ऑब्जेक्टिव चैप्टर पर, ऑब्जेक्टिव टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, परमाणु पर, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं बच्चों, लेकिन उससे पहले अभी कुछ बातें इससे पढ़ाना शेष है।
कुछ बातें पढ़ाना मैं बता दूं जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए, याद रहे। बच्चों किसी भी कोई भी परमाणु हो, किसी भी तत्व का परमाणु हो, उसका नाभिक में क्या होता है, सभी लोगों के पास जोर से आवाज आनी चाहिए कि उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवश्य होते हैं। नाभिक में क्या चीज हमेशा मौजूद होगी, तो प्रोटॉन अवश्य मौजूद होगा, प्रोटॉन अवश्य मौजूद होगा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व का क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है। ये शब्द याद रखने वाले हैं सब। प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जितने प्रोटॉन उतने ही उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। समझ में आया? ये सारी बातें बच्चों। अब परमाणु के चारों ओर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है अगर, तो इलेक्ट्रॉन अगर निम्न उच्च ऊर्जा स्तर में और ऊपर की जितनी कक्षाएं होंगी उसे कहा जाएगा उत्तेजित ऊर्जा स्तर या उत्तेजित अवस्थाएं। वो सब, ये भाई सबसे निम्न ऊर्जा स्तर, इसके ऊपर ये उच्च ऊर्जा स्तर, उससे उच्च ऊर्जा स्तर। तो प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है किसी भी परमाणु में, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा के लिए हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En बराबर माइनस का RH अपान में n स्क्वायर, जहां पे बच्चों n क्या है, n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये कक्षकों की संख्या है। r क्या है, तो रिडबर्ग नियतांक है। r क्या है, रिडबर्ग नियतांक है बाबू, रिडबर्ग नियतांक, जिसकी वैल्यू 1.97 गुणे 10 की घात 7 ऐसे कुछ होती है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। आज h क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक है। h क्या है, प्लांक नियतांक है, इसकी वैल्यू तो याद होगी, h की वैल्यू 6.62 गुणे 10 की घात -34 है ना, h की वैल्यू 6.62 गुणे 10 की घात -34। c प्रकाश की चाल है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों होती है किसी भी कक्षा में ऊर्जा स्तर। अगर निम्न ऊर्जा स्तर की मैं बात करूं, इन सब की तीनों की वैल्यू रख करके हम लोग सॉल्व करें, तो En बराबर बच्चों आएगा -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसी भी कक्षा की ऊर्जा ये हो जाएगी, जहां पे RH के मान रख करके यहां पर हल कर लिया गया है, n की वैल्यू यही 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये होगी, ठीक है, इन्फिनिटी होगी। तो बच्चों टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है इससे रिलेटेड, आप लोगों को मैंने कहा था इसमें आपके स्पेक्ट्रम से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए, जिसमें आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बच्चों क्या पढ़ते हो, थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूंगा, पूरा विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको सारी बातें बता के चलूंगा और आप उसको समझ भी पाएंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों, हाइड्रोजन को लेकर के जो बोहर का परमाणु मॉडल है, उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु में सारी जो उन्होंने रिसर्च की थी हाइड्रोजन परमाणु पर आधारित बताई। हालांकि सभी तत्वों के ऊर्जा स्तर को बता पाना उस नियम से संभव नहीं हो पाया। किसके नियम से, बोहर परमाणु मॉडल के। तो बोहर परमाणु मॉडल में भी कमियां पाई गई, ठीक है, 1.097 गुणे 10 की घात 7 बिल्कुल सही है रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू, है ना। सर बायोलॉजी की 12 घंटे वाली क्लास होगी, बिल्कुल होगी 12 घंटे वाली क्लास बायोलॉजी की, शायद 11 जनवरी या 12 जनवरी ऐसा कुछ होगी, 11 12 13 हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद आ रही है। बाकी सारा शेड्यूल बच्चों आप लोगों को बता दिया जाएगा। 28 को आप लोगों का मैथ का है, 4 जनवरी को शायद आप लोगों का इंग्लिश होगा, ठीक है, या हाँ 4 जनवरी को आपका इंग्लिश होगा, ऐसे ही है, और 8 को केमिस्ट्री है। इसी प्रकार की आपकी 12 घंटे की क्लासेस होंगी और सभी विषयों में आपको पूरा सपोर्ट करना है, पूरा भरोसा दिखाना है, क्योंकि क्लास करोगे, मैं जब मानता हूं कि रात में पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, जब आप रात जगते हो तो दूसरे दिन लेकर के मैं खुद उसका गुप्त भोगी हूं, है ना। तो आपको लगता है कि बहुत नींद आ रही है, लेकिन समय रहते ऐसा काम करना अच्छा लगता है कि आपको लगेगा कि हमने पढ़ाई कर ली। आप तो अपने पास घर पे हो ना, अगर बहुत दिक्कत हो तो आप सो सकते हैं, दूसरे दिन उस क्लास को देख सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे तो एक टीचर को उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या है कि विभिन्न ऊर्जा स्तर, जब कोई परमाणु, ये देखिए मान लो ये हाइड्रोजन परमाणु है, और हाइड्रोजन परमाणु में ये एक ऊर्जा स्तर, फिर ये दूसरा उच्च ऊर्जा स्तर, फिर उसके बाद, ठीक है। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन बच्चों जब एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में किसी में भी जाता है और तो वह 10 की घात -8 सेकेंड तक ही ऊपर रुकता है। कितनी देर रुकता है, उच्च ऊर्जा स्तर में, ध्यान देना, उच्च ऊर्जा स्तर में 10 की घात -8 सेकेंड तक रुकता है,
और फिर पुनः वो वापस होकर के अपनी किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आता, किसी में भी। जरूरी नहीं कि पहली कक्षा का मुक्त इलेक्ट्रॉन जो था वो ऊर्जा पा करके तीसरी में गया तो लौट करके पहली में ही आए, दूसरी में भी जा सकता है। लेकिन जब वो दूसरी में आएगा तो जाते समय, क्योंकि 10⁻⁸ सेकंड बच्चों बहुत कम समय है, जाते समय और लौटते समय इस पूरी प्रक्रिया में वो ऊर्जा का उत्सर्जन कितना करेगा, तो E1 - E2 बराबर बच्चों h न्यू। ठीक है, E1 - E2 बराबर h न्यू इस विकिरण ऊर्जा का वह उत्सर्जन करता है। E1 - E2 h न्यू बराबर, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं h न्यू बराबर E1 - E2। ठीक है बच्चों, E1 - E2। अच्छा एक बात बता दें, अभी आपने देखा कि किसी भी कक्षा में अगर स्थायी कक्षा की ऊर्जा हम देखें तो किसी भी स्थायी कक्षा की ये ऊर्जा है, किसी भी अगर किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, यहां 1 रख दीजिए तो वही 1 का स्क्वायर, वही उसकी ऊर्जा होगी। तो किसी भी स्थायी कक्षा की क्या है, ये एनर्जी है बच्चों, ऊर्जा है। ठीक है, ये किसी भी स्थायी कक्षा की ऊर्जा है। तो अगर एक से तीसरे में गया, तीसरे से फिर पहले में आया या दूसरी में आया, तो इस दौरान बच्चों वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और वो ऊर्जा विकिरण ऊर्जा होती है h न्यू। ठीक है, अगर बच्चों हम यहां पर वैल्यू रखें E1 RHc/1 का स्क्वायर, E2 RHc/2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर, है ना, तो हम लोग यहां पर ऐसे प्राप्त करते हैं, न्यू की वैल्यू hc/λ रख सकते हो, बराबर में क्या बच्चों 1 वो RHc/N1 स्क्वायर माइनस RHc/N2 स्क्वायर, है ना। अच्छा, माइनस चिन्ह भी तो गुरुजी हम लोग लेंगे, आए माइनस चिन्ह गुरुजी काहे नहीं लेंगे, माइनस चिन्ह भी तो लेना पड़ेगा गुरुजी, क्या कहते हो, माइनस चिन्ह भी तो लेना पड़ेगा। लेकिन बच्चों वो ऑलरेडी माइनस लगा करके ही यहां पर हल किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं, यहां पर ऑलरेडी जैसे ये E1 - E2 लिखा है, वास्तव में यहां पर क्या होगा E2 - E1, क्योंकि बच्चों जो उच्च ऊर्जा स्तर होगी वो ज्यादा होगी। अरे भाई काहे लिए साफ हो गए, हम यहां पर ये लिखें, क्या उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है ना E2 - E1, तो किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा होगी, दूसरे की, जिसमें वो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो E2 - E1 ऊर्जा अंतर कैसे निकलेगा, E2 - E1 में। तो यहां पर क्या बच्चों, अगर -RHc लिखेंगे तो E2 की वैल्यू -RHc/N2 स्क्वायर और माइनस इसको लिखेंगे, ए भाई ये कहां टाइमर कहां आ गया, वारे मच्छर भैया तुम चले जाओ यार, अरे बाप रे क्या टिक हो जा रहा है, माइनस का RHc/N1 स्क्वायर। ठीक है, ये E1 की वैल्यू हो गई। जब हम हल करेंगे तो बच्चों देखो HC/λ, ये C/λ सर कहां से आ गया, ये बच्चों न्यू की वैल्यू है, आवृत्ति का तरंग दैर्ध्य से संबंध यही होता है C/λ। तो बराबर में देखो -RHc/N2 स्क्वायर, ये माइनस करेगा, लेकिन ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RHc/N1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का वैल्यू रहेगा -RHc/N2 स्क्वायर। बच्चों यहां पर दोनों में RHc कॉमन है, तो HC/λ इक्वल टू RHc कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में बचा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो यहां पर HC से HC बर्बाद हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 1/λ इक्वल टू R ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये विद्यार्थी जी क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा किसका, जो भी विकिरण उत्सर्जित होगा उसकी तरंग दैर्ध्य का। अब ये जो विकिरण ऊर्जा होती है वो कई प्रकार की श्रेणियां आप बनाती हैं, मतलब इनकी जो विकिरण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ये एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग होगी, तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंग किस रेखीय स्पेक्ट्रम में दर्शाएगी, तो इसके लिए बताया जाता है जो विकिरण ऊर्जा है वो 5 प्रकार की श्रेणियों में हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं बच्चों लाइमन श्रेणी, प्रथम ऊर्जा स्तर पर लौटती है, जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन लौट करके किस में आए, प्रथम में आए, वो गया किसमें, चौथे में गया। देखो ध्यान से सुनो, फिर से बहुत अच्छी चीज बता दे रहा हूं जिससे याद रहेगा बच्चों, वो पहली में था, ठीक है पहली में था, वो गया चौथी में, तो आया किसमें, पहली में ही आ गया, तो लाइमन श्रेणी पहली में ही आ गया। आने वाली देखा जाएगा, जाने वाली कौन है नहीं पता, लेकिन अगर वो पहली में था, दूसरी उच्च ऊर्जा स्तर में ना जाकर के गया, चौथी में तो गया, लेकिन आया तो फिर दूसरी में ही रुक गया, तो फिर लाइमन श्रेणी नहीं, फिर वो बामर श्रेणी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, बामर श्रेणी कहलाएगी। तो ये जान लो कि ऊपर जिस उच्च ऊर्जा स्तर में है, जहां पर वो 10⁻⁸ सेकंड रुका,
उसके बाद लौट करके जहां आया तो वो ऊर्जा स्तर E1 और उस जहां पर वो रुका था 10 की घात -8 वो उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2। इन्हीं दोनों का अंतर ही बच्चों h न्यू ऊर्जा उत्सर्जित होती है। h न्यू ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या इतनी बात आप समझ पाए? क्या इतनी बात आप समझ पाए? फील करो कि परमाणु के लिए हम बता रहे हैं, परमाणु में हां सर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। हम अभी चर्चा सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कर रहे हैं, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में ही आपको सोचना है। तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। यस सर। समझ गए गुरुजी, बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आया, यही है कि कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा लेट जुड़े हो या कैसे जुड़े हो मुझे नहीं समझ आ रहा है, और किसी एक का भी कमेंट देख लेता हूं तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है मुझ में कहाँ कमी रह गई आपको पढ़ाने में, बताने में। सर फुल कोर्स में अच्छे से बताए थे। हाँ अभी भी बता रहे हैं अच्छे से, बस आपको लिख कम रहे हैं, बातें मैं बोल ज्यादा रहा हूं। लिख कम इसलिए रहा हूं क्योंकि समय नहीं है उतना। क्रैश कोर्स में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ क्लियर करना है। सब्जेक्टिव में 6-6 नंबर वाले मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपके 6 में 3 आए। फुल कोर्स का मतलब ये होता है कि 6 में 5 तो आ ही जाए, 6 मतलब 5 आप बना सको। 6 में 6 तो आएंगे आपके पढ़ाए हुए, लेकिन 5 तो आप बना पाओ। लेकिन क्रैश कोर्स का मतलब ये होगा कि 6 में 3 आपके पढ़ाए हुए पूछ लिए जाए। समझ रहे हो? सर मेरा 12 घंटे वाले क्लास में बीपी लो हो गया था। तबीयत का भाई ख्याल रखो, मैं ये नहीं कहता हूँ जबरदस्ती करो, ठीक है। लेकिन अगर अभी यही जैसे 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट के 12 घंटे, अभी मैं एक और भी बड़ी क्लासेस लूंगा, 5-5, 6-6 घंटे की और लूंगा। हाँ 12 घंटे की लूँ कि ना लूँ वो बात अलग की है, लेकिन मैं 6-6, 7-7 घंटे की और भी क्लासेस लेने का प्रयास करूंगा। 4-4 घंटे 5-5 घंटे की लूंगा, ठीक है। समझ गए? चलो, तो लाइमन श्रेणी बच्चों होती है कि जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, पहला है लाइमन श्रेणी, जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहां से आए? प्रथम ऊर्जा स्तर में आए। तो लाइमन श्रेणी में जो विकिरण ऊर्जा है वो किसमें भाग में प्राप्त होती है बच्चों? पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। इसका बहुत प्रश्न बनता है, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है, ठीक है। अर्थात जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? 1/में लैम्डा इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/में, देखो पहली ऊर्जा स्तर कंफर्म है ना, तो 1/में 1 स्क्वायर माइनस 1/में n2 स्क्वायर। अब दूसरी वो ऊर्जा स्तर कौन सी है वो हमें नहीं पता, तो ये जो n1 है ना ये तो कंफर्म है ना कि पहली ऊर्जा स्तर में लौट करके वो परमाणु आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पर n2 की जगह बच्चों तो नहीं पता किस उच्च ऊर्जा स्तर में गई, लेकिन जिसमें भी जाए लौट करके अगर पहले में आया तो वो विकिरण ऊर्जा जो प्रकाश उत्पन्न हुआ उससे वो पराबैंगनी भाग का होगा, और उस श्रेणी को हम लाइमन श्रेणी कहेंगे, क्योंकि इसे बताया किसने था? लाइमन सर ने बताया था। तो ये लाइमन श्रेणी हुआ बच्चों। इसी प्रकार बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, ठीक है। बामर श्रेणी जो होती है बच्चों वो दृश्य भाग में प्राप्त होती है। कहां पर? दृश्य भाग में प्राप्त होता है, ये दृश्य भाग का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उसके बाद लाइमन बामर पाश्चन, पाश्चन बच्चों, पाश्चन श्रेणी जो होता है वो अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। कहां पर? अवरक्त भाग में। अर्थात इससे जो ऊर्जा विकिरित होती है, इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अवरक्त तरंगों की तरह होती है। पाश्चन श्रेणी अवरक्त भाग में, पाश्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट श्रेणी जो बच्चों है वो अवरक्त भाग में वो भी उत्पन्न होती है, अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग में, ठीक है। पाश्चन ब्रैकेट फुंड, जो फुंड श्रेणी है, फुंड श्रेणी वो है अवरक्त भाग में, ठीक है। वो भी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, ठीक है। चलो, तो ये इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, और इनके बस यही सूत्र लिख दो। थोड़ी सी जो भाषाएं मैंने बोली हैं उसको खुद से लिखना सीख जाओ बच्चों। क्या मैं बताऊं और मैं क्या करूं, इतना समय नहीं है कि भाई इसमें अब रिवीजन का समय ज्यादा देना है। 1/में लैम्डा इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/में, जब तीसरी उच्च ऊर्जा स्तर में लौटा है क्या है? तो पाश्चन श्रेणी 1/में n4 n2 ही रखना, यहाँ n2 n3 नहीं, यहाँ n2 कोई भी उच्च ऊर्जा स्तर हो सकती है। n2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या? 1/में n2 स्क्वायर, वो कोई भी दूसरी उच्च ऊर्जा स्तर हो सकती है, ठीक है। 1/में लैम्डा इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/में 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर और माइनस का 1/n2 स्क्वायर। वो n2 का स्क्वायर जो है दूसरी ऊर्जा स्तर हम नहीं कहेंगे, वो दूसरी ऊर्जा स्तर कोई भी हो सकती है बच्चों, याद रखना। 1/में लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/में 5 का स्क्वायर माइनस 1/में n2 स्क्वायर। कहो तो यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर के तौर पर मैं देखो, जैसे ये 1 स्क्वायर लिखा है n2, तो यहाँ 2 स्क्वायर लिखा है, तो n2 का मतलब 3, 4, 5, 6 कोई भी हो सकती है। 3, 4, 5, 6 कोई भी हो सकती है, उसमें यह नहीं है कि वो होगी नहीं कोई वैल्यू, ठीक है।
वो कोई भी हो सकती है। तो n2 का मतलब ये नहीं है कि दूसरी ऊर्जा स्तर, वो कोई भी हो सकती है। यहाँ n की वैल्यू जैसे 1 के अलावा 2 3 4 कुछ भी होंगी, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि यहाँ पर n2 बराबर एक तो नहीं होगा क्योंकि एक तो पहली है, 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो दो तो ये हो गया, तो ये 3 4 5 एंड सो ऑन कोई भी हो सकती है। यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी तो थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो 3 तो ये हो गया, तो 4 5 6 एंड सो ऑन कोई भी हो सकती है। यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो 4 तो ये हो गया, तो 5 6 7 एंड सो ऑन कोई भी हो सकती है। वैसे ही यहाँ पर n की वैल्यू 5 हो गया, तो ये 6 7 एंड सो ऑन कोई भी वैल्यू हो सकती है। समझ में आया बच्चों? तो ये कोई भी मान हो सकता है। कोई भी मान ये हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लाइमन बामन पास, सर जी याद हो गया, सर जी ये तो अभी याद हो गया, बहुत बढ़िया। तो अगर आए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए सभी प्रकार की श्रेणियों की व्याख्या कीजिए, बोहर परमाणु मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या विभिन्न श्रेणियों के आधार पर कीजिए, तब बच्चों आप ये डेरिवेशन को थोड़ा बताओगे, कैसे लिखोगे? मैं थोड़ा सा फिर से बोल रहा हूं। बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार बताया गया कि हाइड्रोजन परमाणु को उदाहरण लेते हुए बोहर ने बताया कि परमाणु में उपस्थित निम्न ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करके जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है और पुनः किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आता है। इस दौरान वह विकिरण ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसका सूत्र विकिरण ऊर्जा जो उत्पन्न करता है वो क्या होगा? दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होगा। ये विकिरण ऊर्जा एचन्यू। हल कर दो फिर तो, एचन्यू ये पूरा यहां तक हल कर दो, ठीक है। यहां तक ये विकिरण ऊर्जा जो प्रकाश उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा उत्पन्न करने से, उसकी तरंग दैर्घ्य है। ये इसकी तरंग दैर्घ्य किस भाग में पड़ती है? पराबैंगनी भाग की रहती है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य अगर पराबैंगनी तरंग दैर्घ्य के समतुल्य है तो मतलब वो पराबैंगनी वाली किरण है, रश्मित किरण है, अवरक्त है, अवरक्त है, अवरक्त है, ये है। तो बच्चों ये इस प्रकार की श्रेणियां अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्राप्त, ठीक है। सर परिभाषा नहीं पूछेगा बाबू, यहां परिभाषा नहीं है, आप लोग परिभाषा पूछा करते हो। ये है कॉन्सेप्ट, ये है प्रिंसिपल, ये है एक सिद्धांत, ये है उनका मॉडल। मॉडल की परिभाषा नहीं बोला जाता है। आप 12th में पढ़ रहे हो, 12th में परिभाषा जैसे शब्दों का प्रयोग कम करें। परिभाषा जैसे किसे वेग प्रवणता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये परिभाषाएं छोटी छोटी अलग हैं, है ना। वेग किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, ये परिभाषाएं हैं। अब कोई का मॉडल हो गया तो उसकी परिभाषा नहीं, बल्कि उन मॉडल का, दिए गए मॉडल के सिद्धांत क्या हैं, उनके चरण क्या हैं, उनके द्वारा कहे गए कथन क्या हैं, ठीक है, उनके द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्ष क्या हैं, उसे बोला जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल लिखिए तो क्या कहेंगे? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की परिभाषा लिखिए, परिभाषा नहीं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के कथन क्या हैं, उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष क्या हैं, वो बोला जाता है। शब्दों में जब किसी को बोलें तो ये आप खुद से बोलें कि कथन बताइए उनके, या रदरफोर्ड ने क्या रिसर्च किया उसको बताइए। तो पूछने का ढंग भी अच्छा रहना चाहिए ना। परिभाषा मतलब ये लगेगा कि रटा रटाया, जैसे शुरू से बच्चा पढ़ता चला आता है ना, 9th में 8th में पढ़ाया जाता है कि इसकी परिभाषा बताओ, तो परिभाषा बताता है बल की परिभाषा। बल एक वह भौतिक राशि है जिससे किसी वस्तु में आरोपित करने पर उसके आकृति, आकार या स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, उसे बल कहते हैं। परिभाषा हो गई। तो बल बच्चों वास्तव में अब इंटरमीडिएट में आकर के क्या पता लगता है कि बल तो कई प्रकार का होता है। प्रत्यानयन बल होता है, विरूपक बल होता है, वैद्युत बल होता है ना, वैद्युत बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है। फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ने के बाद पता लगा तो बल तो कई प्रकार का होता है। हम खड़े हुए हैं, मेरे ऊपर गुरुत्वीय बल लग रहा है, बताओ, ना आकार में परिवर्तन हो रहा है, ना स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो बल की परिभाषा तो कभी कभी खराब हो जाती है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, आप बल के कथन समझ गए हो कि बल वास्तव में है क्या, है ना। नहीं भाई आप सॉरी ना बोलिए, सॉरी नहीं बोलिए, मैं समझा रहा हूँ। आप लोग समझने का गलत अर्थ ले लेते हैं। समझाने का अर्थ मेरा ये है कि लगे ना कि फिजिक्स को सीख रहे हो, फिजिक्स आपके दिमाग में दिलो जान में बसती है। किसी के सामने एक्सप्लेन करते हो तो बताता है हाँ भाई आप सही बोल रहे हो। फोर्स को बोल रहे हो तो भाई फोर्स को परिभाषा तो ठीक है, लेकिन वास्तव में कई जगहों पर बल, इतने सारे बल हैं, इतने प्रकार के बल हमने पढ़े हैं कि परिभाषा के कुछ परिभाषा द्वारा हम परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत सारी कई दो चीजें पढ़ी ना। चलो अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं। हो गया इतना, बस इतना ही बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड ये था, ये याद रखिएगा आप लोग। ये विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर अब देखो, आप लोगों का मुझे पता है थोड़ा बहुत पढ़ने में कम मन लगेगा। क्यों?
क्योंकि लगभग सेकंड पेपर मैंने अभी मैराथन क्लास में खत्म कर दिया, सेकंड पेपर मैंने लगभग मैराथन क्लास में खत्म कर दिया, तो मुझे अब यहाँ ज्यादा पढ़ाना नहीं। वैसे भी आप लोगों को मैं जितना ज्यादा जल्दी हो सकेगा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा उन प्रश्नों की, जैसे भी अभी मैं लेकर के आऊंगा बच्चों 2 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्नों की लगभग बढ़िया सीरीज लेकर के आऊंगा कि पहले फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 4 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट लघुत्तरी प्रश्न, फिर चैप्टर नंबर 8 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 से लेकर के 8 तक के सभी महत्वपूर्ण 2 अंक वाले प्रश्न, है ना। तो इस तरह से तोड़ तोड़ के लेकर के आऊंगा, तो आप लोगों को, या फिर ऐसे लेकर के आऊंगा चैप्टर 1 to 4 क्वेश्चन बैंक, है ना, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, तो 1 से लेकर 4 चैप्टर तक के हो गए, तो उसमें पहले दूसरे चैप्टर के सभी एनालिसिस कर लिया जाएगा। इस तरह से कुछ भी मैं मतलब उस पर एनालिसिस करके कि कैसा क्लास लेकर के आए जो ज्यादा फायदेमंद हो, जिसको पढ़ना ज्यादा आसान लगे। देखो पढ़ना रटने जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो वो तरीका हो गया, सबका तरीका अपना अपना अलग होता है ना। हम लोग क्या तोड़ के पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी से पढ़ें जो ज्यादा लाभकारी हो, पहले 2-2 अंक वाले क्लियर कर लिए जाए भाई, कि ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया जाए, तो वैसे स्ट्रेटेजी बनाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मुझे लगता है 1 से लेकर 4 चैप्टर तक के मतलब 2-2 चैप्टर लेकर के आऊंगा, क्वेश्चन बैंक जब करवाऊंगा तो 2-2 चैप्टर के लेकर के आऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी है उसमें 2-2 अंक वाले प्रश्न भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज फिर अलग कोई बना दूंगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं काफी बार और फिर मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बैंक में 2-2 अंक वालों को जरूर टारगेट करूंगा बच्चों, क्योंकि परीक्षा के समय में मुझे पता है कि 15 अंक जो है वो आप फुल कोर्स से जरूर कर पाओगे। 2-2 अंक वाले अभी भी करोगे ना तो कर ले जाओगे, अभी भी रटोगे तो 20 में 10 चुन ले जाओगे, 20 में 10 जब एग्जाम हॉल में पहुंचोगे तो 10 बना ले जाओगे, और 70 में 35 ऑब्जेक्टिव बना ले जाओगे। तो रिजल्ट सुधारने के लिए 20 नंबर वो, 10 दूनी 20 वो, और 35 वो, 35 20 55, 30 प्रैक्टिकल के मिल गए, 85 पहुंच जाओगे, स्कोर बड़ा अच्छा खासा हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टेड पढ़ जरूर लेना, है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको सिलेक्टेड पढ़ाएंगे, तो तरीका अपनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा जो हमारे लिए लाभकारी हो। चलो बच्चों, तो आइए ऑब्जेक्टिव हल करते हैं इस चैप्टर के। रदरफोर्ड का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि कूलाम का नियम परमाणु विमाओं के लिए पालन करता है। कूलाम के नियम के द्वारा, हाँ भाई, परमाणु विमाओं का पालन करता है कि धनावेश नाभिक में होता है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन होता है, वो चक्कर लगाता है, तो कूलाम मतलब कूलाम के बल के कारण, वैद्युत बल के कारण रुका होता है। चलो आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, तो सही लग रहा है, सिद्ध करता है इस बात को। कूलाम का नियम परमाणु विमाओं के लिए पालन नहीं होता, ये तो भाई गलत बात है, ये तो है ही नहीं। एम्पियर का नियम, यहाँ बात ही नहीं करनी, ऊपर का सभी, ये तो फॉलो ही नहीं करता, ये भी नहीं करता, तो ऊपर का सभी हो ही नहीं सकता, अर्थात ए ऑप्शन ही बच्चा पार्टी बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अरे ओ भाई कहाँ हो, ए ऑप्शन ही बच्चों इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड स्टेट के ऊपर सभी ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं? बच्चों जो सबसे निचली ऊर्जा स्तर होगी, जो सबसे निचली ऊर्जा स्तर होगी, इसके ऊपर की कोई भी ऊर्जा स्तर, ये तो n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, और ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, तो बच्चों ये सभी ऊर्जा स्तर जो होंगे वो उच्च ऊर्जा स्तर होंगे। ये क्या होंगी? उच्च ऊर्जा स्तर होंगी, उच्च ऊर्जा स्तरें होंगी, जिन्हें हम उत्तेजित स्तरें भी कह सकते हैं, उत्तेजित स्तरें, है ना, इन्हें हम उत्तेजित स्तरें भी कह सकते हैं, उत्तेजित स्तरें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड स्टेट ऊर्जा तथा उत्तेजित स्टेट ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं? आयनीकरण ऊर्जा, उत्तेजित ऊर्जा कहते हैं बच्चों, आयनीकरण ऊर्जा नहीं, उत्तेजित ऊर्जा हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU बराबर होता है। एक AMU का मान कितना होता है बच्चों? ये आपको याद होना चाहिए कि एक AMU का मान कितना होता है, तो 1.66 × 10 की घात -27, 1.66 × 10 की घात -27 बच्चों इस एक AMU की वैल्यू होती है, एटॉमिक मास यूनिट। हीलियम परमाणु नहीं रखता है, एक हीलियम परमाणु क्या नहीं रखता है? तो 6 न्यूक्लियन नहीं रखता है, 6 न्यूक्लियन नहीं रखता है बाबू, ये अलग क्वेश्चन है। अब ये नहीं कह लेना कि सर वो चैप्टर जो पढ़ाए थे जब 12 घंटे वाली क्लास लिए थे तो उसमें से यही क्वेश्चन थे, अब बताओ है क्वेश्चन वो, इसलिए कहते हैं हर क्लास करना जरूरी है। बताइए, अभी तक 5 क्वेश्चन जो मैंने वहां पढ़ाए हैं आपको 12 घंटे वाली क्लास में, 5 क्वेश्चन नहीं है उसके, 5 क्वेश्चन उसके नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए ये सब जरूरी है, ये सब प्रैक्टिस से आता है पूरे फुल सिलेबस से, थ्योरी से AMU को कैसे बदलना है बताया है ना। इनकी तो अभी चर्चा ही हमने की है कि क्या उत्तेजित ऊर्जा, क्या अवस्थाएं, तो ये सब चीजें थ्योरी से जुड़ी बातें होती है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बन सकता है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज्यादा होती है। ए भैया किससे क्या नाराज हैं हम, आप लोग तो कुछ भी। बताइए, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब आओ
हीलियम परमाणु नहीं रखता 6 न्यूक्लियन। भाई हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियन 6 थोड़ी होते हैं, है ना। नेक्स्ट, इनमें से किसका विभाजन नहीं हो सकता? परमाणु का विभाजन हो सकता है, परमाणु में ही तो नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग तो हो गए। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और बहुत सारे न्यूक्लियन पाए जाते हैं, तो नाभिक का भी तो विभाजन हो गया। प्रोटॉन का विभाजन नहीं हो सकता, ये अपने आप में मूल कण है। ये क्या है बच्चों? मूल कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका विभाजन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कारण से ठहरा रहता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन बच्चों, अगर परमाणु की बात करें और ये धनावेशित नाभिक के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो कूलाम बल के कारण लगा रहा है, ठीक है, कूलाम बल की वजह से लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार जो परमाणु होता है वो अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, इसीलिए तो कथन इनका गलत था। परमाणु स्थायित्व के संबंध को बताने में ये गलत रहा, इस वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सी श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी पराबैंगनी, तो अभी बताया लाइमन भाग में, ठीक है, लाइमन भाग के लिए पड़ता है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन को एक परमाणु से निकालने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? बच्चों, किया गया कार्य आयनन ऊर्जा कहलाता है, ये बात सही है। एक इलेक्ट्रॉन को एक परमाणु से अगर बाहर निकालना जाएगा तो उसे बच्चों हम क्या कहेंगे? आयनन ऊर्जा कहेंगे, उत्तेजन ऊर्जा नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। भैया आपसे मिलना है, जरूर मिलेंगे भाई। हाइड्रोजन परमाणु का बंधन ऊर्जा कितना है? तो हाइड्रोजन अगर परमाणु का है बच्चों तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में उपस्थित होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि n की वैल्यू 1 होती है। अभी हमने लिखा था ना, En बराबर माइनस का 13.6 अपान में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो n तो यहाँ पर 1 है, यहाँ n बराबर हाइड्रोजन परमाणु के लिए कितना? 1, तो बच्चों यहाँ पर ये होगा, ठीक है। हालांकि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी हल करने के बाद यही आता है। नेक्स्ट, द्रव्यमान तथा ऊर्जा समतुल्य है, सही समीकरण है, तो E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी की बात करें अगर, और दृश्य भाग की बात करें तो वो बामर श्रेणी से प्राप्त होती है। किससे बच्चों? बामर श्रेणी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। हाइड्रोजन परमाणु की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग h अपान में 2 पाई होगा। क्या होगा बच्चों? h अपान में 2 पाई जूल सेकेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिडबर्ग नियतांक r एवं प्रकाश की चाल c हो तो rc का मात्रक, rc बच्चों रिडबर्ग नियतांक के लिए अगर r है तो प्रकाश की चाल c हो तो उसी से जुड़ा है, तो बच्चों सेकेंड इनवर्स होगा, ठीक है, याद रहेगा 15 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत बोहर के परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत, अच्छा हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत बोहर के परमाणु मॉडल, अनिश्चितता का जो हाइड्रोजन का सिद्धांत है बोहर के परमाणु मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों, इसलिए इसके क्या है? विरुद्ध है, ये विरुद्ध है। नेक्स्ट, बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग होगा h अपान 2 पाई, ये तो 2 बार पूछ लिया गया, चलो कोई बात नहीं, जितना पूछा बता देना है, h अपान में 2 पाई। नेक्स्ट, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में किसके अस्तित्व की खोज हुई? ऋणावेशित नाभिक का, धनाविष्ट नाभिक का। भाई बिल्कुल, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, जब नाभिक का पता उन्होंने लगाया धनावेशित नाभिक का रदरफोर्ड ने, तो हमें यही टिक करना है, धनाविष्ट नाभिक का, ठीक है। नेक्स्ट, बोहर सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा की कक्षा से नीचे तीसरी कक्षा में कूदता है, ध्यान सुनो, बोहर सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा की कक्षा से नीचे कितनी? तीसरी, इस पर ध्यान करो, इस पर ध्यान करो, तीसरी, तो लाइमन के लिए पहली, बामर के लिए दूसरी, और ब्रैकेट के लिए पाशन के लिए लाइमन, बामर, पाशन, तो पाशन के लिए तीसरी होती। कूदता है तो किस प्रकार की ऊर्जा सेंट्रल रेखाएं कहलाती है? तो पाशन। कहां है पाशन बच्चों? ये बी ऑप्शन, पाशन श्रेणियां, तीसरी के लिए बताए ना, पाशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बोहर के विचार की परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर है एवं फोटॉन ऊर्जा उत्सर्जन के प्रक्रम की पुष्टि हेतु प्रयोग था। बच्चों, जो बोहर के विचार से यह था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्रायोगिक प्रदर्शन दिखाना, लोगों के बीच में प्रयोग करके दिखाना, वो थे फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग, ठीक है, मतलब हर्ट्ज सर ने इसका प्रयोग किया था, हर्ट्ज सर ने इसका प्रयोग किया था, इसलिए आवृत्ति का मात्रक भी हर्ट्ज भी है ना। नेक्स्ट, रिडबर्ग नियतांक R एवं प्रकाश की चाल C हो तो RCH का मात्रक क्या होगा? RCH का मात्रक सेकंड इनवर्स होगा, और क्या होगा? अभी तो बताया, इसका मात्रक क्या होगा बाबू? सेकंड इनवर्स होगा। चलिए नेक्स्ट, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र होता है, इसको याद रखिए, E बराबर h न्यू से आप इसकी विमा निकाल सकते हैं। H बराबर क्या होगा? E अपान में न्यू होगा। E की विमा कितनी होती? ऊर्जा है ml2 T-2 होगी,
लेकिन न्यू की बीमा T-1 होगी, ये -1 से ये कटेगा तो यहाँ -1 ही बचेगा, तो ये आएगा ML2T-1, ML2T-1 बच्चों बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की भूयिष्ठ ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यही तो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतनी ही ऊर्जा होगी ना, प्लस का भी है क्या? अच्छा देखो हाइड्रोजन परमाणु की ये हो गई माइनस में, तो जब माइनस के RHC की वैल्यू रखेंगे तो 13.6, ऊर्जा को यहाँ पर ऋणात्मक नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर का कौन सा परिमाण प्रायोगिकतः गलत है? भूयिष्ठ ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या भूयिष्ठ कोणीय संवेग h/2π है? भैया कौन सा प्रायोगिकतः गलत है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर का? तो भूयिष्ठ कोणीय संवेग h/2π है, ये तो गलत है, इन्होंने कहा था ये तो सबके लिए है ना, ये सभी कक्षाओं के लिए है, h/2π जो है बच्चों वो सभी कक्षाओं के लिए है, ऐसा नहीं कि केवल भूयिष्ठ कोणीय संवेग के लिए, नहीं सभी के लिए है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है? अवरक्त के लिए हम्फ्री फुंड, हाँ अवरक्त भाग में ये भी तो प्राप्त होती है, ब्रैकेट फुंड और हम्फ्री। अच्छा एक बात और बता दे बच्चों, लाइमन पास्चन ब्रैकेट फुंड, फुंड के बाद जो 6वीं श्रेणी प्राप्त होती है वो हम्फ्री होती है, लेकिन यहां तक आपको सिलेबस में नहीं जाना है, तो हम्फ्री श्रेणी जो है वो भी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, फुंड भी ब्रैकेट भी, लाइमन बच्चों पराबैंगनी प्राप्त होती है। तो यहाँ जो लिखा है ना अवरक्त भाग में नहीं, ये नहीं शब्द पे गौर करना, नहीं पड़ती है तो लाइमन वाली नहीं पड़ती है, ये तो पराबैंगनी भाग में पड़ती है। बोहर के आवृत्ति शर्त क्या है? E1 - E2 बराबर h न्यू, E1 - E2 बराबर h न्यू, यही सत्य है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग, फिर वही आ गया h/2π, कौन ऑप्शन सही? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं बच्चों? फोटॉन आवेशित नहीं कर है, ये आवेशित नहीं होता है, फोटॉन अल्फा बीटा ये सब इलेक्ट्रॉन आवेशित है, ये तो आंसर सीट हो गई। चलो खत्म हो गए बच्चों, आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए इसके। कल मैं 13वें चैप्टर का कल 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 आप लोगों की क्लास होगी शायद मैथ की 12 घंटे वाली क्लास, तो हो सकता है क्लास ना चल पाए, हो सकता है मे भी मेरी क्लास है ना, तो उसके लिए आप लोग तैयारी करना मैथ के लिए पूरी, ठीक है। क्रैश कोर्स की क्लासेस बच्चों आपके 1-2-4 जनवरी तक आपकी चलेंगी, फिर आपके रिवीजन ही चलेगा, ठीक है। क्रैश कोर्स में हम लोग लगभग खत्म कर दिए हैं, अब इसके बाद वे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं बचे हैं जिनको मुझे बहुत अच्छे से बताना था, डिटेल में बताते गए हैं। हमें आपकी अब बस परीक्षा का ध्यान है, मुझे ये नहीं देखना है कि भाई कौन सा सिलेबस कितने चैप्टर में खत्म हो रहा है, चैप्टर कितने दिन चला, इससे मतलब नहीं, मुझे अब आपको परीक्षा की पूरी तैयारी करानी है, इसकी जिम्मेदारी लेना है, ठीक है। इसको देखना है, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। तो परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी हो इसलिए क्लास बेहतर तरीके से करना। अब मैथ की क्लास आप लोगों के लिए आ रही है, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स के 15 चैप्टर किए, अब बीच में आएंगी क्लासेस, वही क्वेश्चन कुछ उसके होंगे, कुछ क्वेश्चन महंगे होंगे, वो आपके 15 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव अर्थात 35 नंबर नहीं छोड़ेंगे भी हाल में। 2 अंक वालों के लिए जो मैंने बात किया है कि मैं 2 अंक वाले सब्जेक्टिव के लिए अलग से, वाले सब्जेक्टिव के लिए अलग से सीरीज ही पूरी ले आऊंगा, क्वेश्चन बैंक में जब करवाऊंगा तो 2 अंक वाले पूरे प्रश्नों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। 2 अंक वाले प्रश्नों को जरूर बताऊंगा, क्लियर। तो याद रखना 2 अंक वाले में वो चाहे न्यूमेरिकल आए, चाहे फार्मूला आए, चाहे परिभाषा आए, चाहे सिद्धांत आए, कुछ भी आए सब बताया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक सीरीज भी चलेगी, क्वेश्चन बैंक सीरीज भी चलेगी, ठीक है बच्चों। टेस्ट सीरीज, टेस्ट बच्चों टेस्ट एप्लीकेशन ही आप लोगों का आ रहा है, तो आप लोग टेस्ट में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेस्ट आप लोगों के यही ब्रह्मास्त्र की बुक के कुछ क्वेश्चन होंगे, ब्रह्मास्त्र के ही मैक्सिमम है, लेकिन आपको टेस्ट देना है वो ब्रह्मास्त्र के हो, चाहे हम जरूरी थोड़ी कि आपको कह दिया जाए 10,000 क्वेश्चन केवल फिजिक्स से करवाएं, अरे 10,000 करा देंगे तो याद करते करते आप लोग परेशान हो जाइएगा। 1,000 ऑब्जेक्टिव ऐसे जिनमें आपके 35 आ जाए भैया, बस वही बहुत है। 1,000 पढ़ो जिनमें 35 आ जाए, आपको परीक्षा की तैयारी कम से कम क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चन ही पढ़ना है, कम से कम प्रश्नों को बार बार पढ़ना है, ये सही तरीका है। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था 1000 किताबों को पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 1000 बार पढ़ लिया जाए, ठीक है। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम इस बुक में लिखा होगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम को दूसरे बुक में भी लिखा जाता है, नियम कोई नहीं चेंज करता है, सिद्धांत कोई नहीं चेंज करता है, इसलिए एक किताब को अगर बार बार पढ़ा जाए तो भाषा जो है ना आपको वो याद हो जाती है। किसी बार बार अलग अलग किताबों को पढ़ रहे हो, अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, तो आप किसी की भाषा समझ नहीं पाते हो, तो मतलब कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सर तो ये बता रहे थे, वो सर, सब लोग अपनी अपनी जगह पे सही है, कोई क्या लेकर के उदाहरण बता रहा है, कोई क्या उदाहरण लेकर के बता रहा है, और एग्जाम में सही होना है, क्योंकि एग्जाम में आपके बोली भाषा का नहीं देखना है, वहां तो उत्तर लिखा गया, ठीक है, और आपको जिस आधार पर उत्तर देना है तो वो आप किसी एक बात को फॉलो करते हैं तो ज्यादा लाभ पहुंचता है। बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में, मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, और कल की क्लास जो 12 घंटे वाली हो फुल सपोर्ट दिखाइएगा, जिस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिएगा, और आप लोग जरूर 12 घंटे क्लास को करिएगा। नमस्तुभ्यम, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा।